गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो डिटर्मिनेंट में हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सो अगेन कंटिन्यू करते हैं उस टॉपिक को। कुछ प्रॉपर्टीज रह गई है तो देखिएगा, प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सम कॉलम और रो इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू टर्म्स, then overall determinant is equals to sum of two terms, one containing the first term and the second determinant containing the second term। इसका मतलब क्या हुआ देखना, पहले इसको समझते हैं। सपोज करो कोई डिटर्मिनेंट है a1 प्लस a2, b1 प्लस b2, c1 प्लस c2, ठीक है। a1 प्लस a2, b1 प्लस b2, c1 प्लस c2, इधर एक्स वाई जेड, इधर एल एम एन। अगर इस तरह से दे रखा है तो अगर कोई भी रो या कोई भी एक कॉलम अगर दो टर्म के सम में एक्सप्रेस है या सब्सट्रैक्शन में सब एक्सप्रेस है तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि पहले डिटर्मिनेंट में तो पहला टर्म इन्वॉल्व कर दो और दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरा टर्म इन्वॉल्व कर दो। देखिएगा, कोई भी एक रो या एक कॉलम, तो अपने यहां क्या है, रो है वो एक्सप्रेस्ड है a1 प्लस a2, b1 प्लस b2, c1 प्लस c2। बाकी दो रोज के एलिमेंट को कोई ज्यादा चेंज नहीं किया, एक्स वाई जेड एल एम एन। तो इस ओवरऑल डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? ओवरऑल डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी दो डिटर्मिनेंट का सम, जिसमें एक डिटर्मिनेंट बनेगा इस a1 b1 c1, नीचे वाले सेम रहेंगे, प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट बनेगा a2 b2 c2 और नीचे वाले सेम रहेंगे, ठीक है। इसका प्रूफ इजीली हम कर सकते हैं। देखिएगा, इसका प्रूफ करते हैं। वीडियो पॉज करके आप एक बार ट्राई करिए प्रूफ करना। देखिएगा, मैं इस डिटर्मिनेंट को ओपन करता हूं। इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं, a1 प्लस a2 yn माइनस mz माइनस b1 प्लस b2 xn माइनस lz प्लस c1 प्लस c2 xn माइनस ly, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को हमने ओपन किया है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लेता हूं। देखिएगा कैसे, a1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं पहले, yn माइनस mz, ठीक है। अभी a2 को छोड़ रखा है। अब मैं इस माइनस b1 को ले लेता हूं, xn माइनस lz प्लस अभी मैं इस c1 को ले लेता हूं तो xm माइनस ly, ठीक है। इसको मैंने ले लिया प्लस, अब मैं इसको ले लेता हूं a2 yn माइनस mz माइनस b2 xn माइनस lz प्लस c2 xm माइनस ly। तो आप ध्यान से देखोगे हमने क्या किया है, अगर इसको सपोज मैं डेल्टा बोल दूं तो ये मैंने डेल्टा की वैल्यू लिखी है, ठीक है। ये डेल्टा एक्सप्रेस हो रहा है और इसकी वैल्यू अगर डेल्टा 1 बोल दूं और इसकी वैल्यू डेल्टा 2 बोल दूं तो जो डेल्टा 1 होगा ना वो डेल्टा 1 बेसिकली यही होगा। देखिए, दिस इज डेल्टा 1 एंड दिस इज डेल्टा 2। देखिए, डेल्टा 1 क्या होगा, a1 yn माइनस mz माइनस b1 xm माइनस lz प्लस c1 xm माइनस ly। तो हमने क्या किया है, बेसिकली डेल्टा को डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 में एक्सप्रेस कर दिया। यही हमको करना था, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 में एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। सो इस प्रॉपर्टी में हमने क्या सीखा कि अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम दो टर्म के सम में एक्सप्रेस है तो उस ओवरऑल डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हम उन दो टर्म को स्प्लिट कर दें तो अलग अलग डिटर्मिनेंट अगर बना ले जिसमें सम एक्सप्रेस किया हुआ है वो तो स्प्लिट हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग रोज और कॉलम सेम रहेगी। जैसे इसमें a1 प्लस a2, b1 प्लस b2, c1 प्लस c2 है
नीचे वाला सेम एक्स वाई जेड एलिमेंट है, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, दो डिटर्मिनेंट का सम, जिसमें पहला a1 b1 c1, नीचे वाला सेम, प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट, दूसरा जो टर्म है उस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे जरा याद रखना, इस प्रॉपर्टी को नोट कर लीजिएगा। इस प्रॉपर्टी का थोड़ा और एक्सटेंडेड वर्जन देखते हैं। इस प्रॉपर्टी का एक्सटेंडेड वर्जन क्या होगा कि जैसे दो टर्म एक्सप्रेस किए हुए हैं, अगर मैं ऐसा कर दूं a1 प्लस a2 प्लस a3, b1 प्लस b2 प्लस b3, c1 प्लस c2 प्लस c3, ठीक है, इधर x y z, इधर l m n, अगर मैं ऐसा कर दूं तो बेसिकली अब क्या होगा, ऊपर वाला तीन पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है, तो तीन पार्ट में टूट जाएगा, तो a1 b1 c1, दिस इज x y z l m n, प्लस a2 b2 c2 x y z l m n, प्लस थर्ड वाला क्या हो जाएगा बताइए, a3 b3 c3 x y z l m n। ठीक है, तो इस तरह हम दो क्या दो से ज्यादा कितने भी नंबर है, अगर वो एक रो या कॉलम में एक्सप्रेस है तो हम उनको इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, k 2k प्लस 1 k स्क्वायर 1 2 3 4 5 6, दिस इज द डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ k। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है समेशन डेल्टा k, k 1 फ्रॉम 1 टू n, ये अपने को फाइंड करना है। क्या दे रखा है डिटर्मिनेंट, k 2k प्लस 1 k स्क्वायर 1 2 3 4 5 6, हमको डेल्टा k 1 से लेकर n तक फाइंड करना है। तो देखिएगा, अगर इसको देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, पहले k इक्वल्स टू 1 रखना है, प्लस k इक्वल्स टू 2 रखना है, प्लस k इक्वल्स टू 3 रखना है। सो k इक्वल्स टू 1 रखा, प्लस k इक्वल्स टू 2 रखा, k इक्वल्स टू 3 रखा, एंड सो ऑन। सो देखिएगा कि हो क्या रहा है बेसिकली, कि बाकी की दो रो तो सेम है, ऊपर वाली इंडिविजुअल ऐड हो रही है। देखो ये प्लस ये प्लस ये, सो हम इसको जो पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी उसका रिवर्स यूज कर सकते हैं, कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू 2n प्लस 1, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, और नीचे वाला सेम रह जाएगा। ठीक है, अब ये कितना आसान हो गया, ये क्या है 1 से लेके n तक का समेशन, तो ये कितना हो जाएगा n प्लस 1 बाय 2। ठीक है, ये क्या है समेशन n स्क्वायर, तो समेशन n स्क्वायर कितना होता है बताइए, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, और ये क्या है, ये एक एपी है। सो एपी कौन सी है देखिएगा, 3 5 7
2n+1, नंबर ऑफ टर्म्स n है, n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये कितना हो गया 2n+4, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा ये n+2, ठीक है। तो ये अपना आंसर है, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको आप सभी लोग। सो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हेवी डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व करने के काम आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, देखिएगा द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट doesn't change if any row or column is added to multiple of another row or column by a constant multiple of another row or column. So next property सुनिएगा, the value of determinant doesn't change if any row or column is changed by adding or subtracting to another constant multiple of row or column. देखिए लैंग्वेज ये, लेकिन मैथ्स में क्या एक्सप्रेशन से अपने को समझ में आ जाएगा। सो सपोज करो कि ये A1 A2 A3 है, दिस इज B1 B2 B3 है, दिस इज C1 C2 C3 है, ठीक है। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू डेल्टा ले लेते हैं। अब मैं इसके अंदर एक चेंजेस करता हूं। क्या चेंज करता हूं इसके अंदर, देखना कि जो रो 1 है ना, मैं रो 1 को ऐसा बना देता हूं R1 प्लस m टाइम्स R2। रो 1 को क्या बना देता हूं R1 प्लस m टाइम्स R2। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिएगा कि A1 में A1 प्लस m टाइम्स B1 हो जाए, A2 प्लस m टाइम्स B2 हो जाए और A3 प्लस m टाइम्स B3 हो जाए। दिस इज B1 B2 B3 C1 C2 C3 हो जाए। तो देखिए मैंने डिटरमिनेंट बेसिकली चेंज कर दिया है, लेकिन इसकी भी डिटरमिनेंट वैल्यू होगी ना, वो डेल्टा ही होगी। देखना प्रूव करते हैं कैसे। थोड़ी देर पहले एक एडिशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो टर्म में कोई भी रो एक्सप्रेस हो तो हम उसको अलग अलग डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिएगा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस MB1 MB2 MB3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखिए मैंने इसको इस तरह से स्प्लिट कर दिया, क्लियर है। अब देखना, अब मैं इसके फर्स्ट रो से m कॉमन ले सकता हूं, क्लियर है। तो इसके फर्स्ट कॉलम से मैंने m कॉमन ले लिया। देखना किस तरह से कॉमन लिया है, m बाहर लिख लिया। डिटरमिनेंट में कोई भी रो या कॉलम से बाहर निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट से कॉमन निकलता है। लेकिन जब आप इस डिटरमिनेंट को देखोगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होते हैं तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, ये, और ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई, क्लियर है। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डजंट चेंज इफ एनी रो और कॉलम इज चेंज बाय एनी एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन करने का मतलब क्या है कि उस रो या कॉलम में आप कोई भी दूसरी रो या कॉलम में
कुछ मल्टीप्लाई करके उस रो में ऐड कर दो तो डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं। उसके बाद ये प्रॉपर्टी क्यों पढ़ी वो करेंगे, इट मीन्स क्वेश्चंस की प्रॉपर्टी का क्या यूज आता है क्वेश्चंस में। तो देखिएगा एक और प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या मतलब, इसको बेसिक बोल सकते हैं कि अगर सपोज करो A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है और C1 C2 C3 है, अगर आप इसमें किसी रो या कॉलम को कुछ मल्टीप्लाई करके चेंज करोगे ना तो आपको डिवाइड भी देना होगा। इसका मतलब अगर आपने ऐसा लिख दिया कि सर XA1 XA2 XA3 कर दो, B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने इसकी एक रो में x मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यहां 1/x देना होगा। रो और कॉलम को पिछली प्रॉपर्टी में कैसे चेंज किया था, हम किसी और रो में ऐड कर रहे थे तो डिटरमिनेंट वैल्यू सेम रहती है। लेकिन अगर आप किसी रो को डायरेक्ट किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपको डिटरमिनेंट के बाहर उससे डिवाइड भी देना होगा। ठीक है, अगर सपोज करो आपने क्या किया, यहां y लिख लिया, इसका मतलब अगर यहां y लिख लिया, अगर आपने यहां y लिख लिया तो बेसिकली आपने क्या किया, एक y और मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको y से डिवाइड भी देना होगा। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान रखना कि अगर किसी एक रो या कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करते हो डायरेक्ट तो बाहर उससे डिवाइड भी देना होता है। क्लियर है? इसको भी नोट कर लीजिए पॉज करके। तो क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस y y माइनस z एंड z माइनस x। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। अब देखो कि बेसिकली अगर आप इसको ओपन कर दोगे डायरेक्ट बिना किसी प्रॉपर्टी के तो भी ये प्रूव तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, लेंदी हो जाएगा। तो हम इसको प्रॉपर्टी से प्रूव करेंगे। अब ध्यान रखना, आराम से समझना इसको। देखिएगा क्या किया है हमने। हम प्रॉपर्टी का बेसिकली हमने इतनी सारी प्रॉपर्टी क्यों पढ़ी है कि इमेजिन करो कि अगर एक डिटरमिनेंट में दो रो के एलिमेंट्स, मतलब कोई भी एक रो के दो एलिमेंट जीरो हो जाए तो डिटरमिनेंट ओपन करना कितना आसान होगा। सपोज करो कि ये दोनों जीरो हैं तो अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो बेसिकली प्रॉपर्टी का यही यूज होता है कि हम प्रॉपर्टी के थ्रू या तो एक साथ कुछ कॉमन निकाल सकते हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा क्या किया अपन ने। सबसे पहले मैं C1 C2 गोज टू C2 माइनस C1 कर देता हूं, ऑपरेशन लगा दिया। वही कि अगर किसी रो या कॉलम में किसी और रो के मल्टीपल को प्लस या माइनस करोगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो बेसिकली इसको मैंने क्या बना दिया, इधर C3 कर दो। ठीक है, तो 1x x स्क्वायर C2 गोज टू C2 माइनस C3, मतलब इसका क्या होगा, ये माइनस ये हो जाएगा तो ये 0 हो गया, ये y माइनस जेड हो गया और ये y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है, साथ ही साथ में इसमें एक और ऑपरेशन लगा देता हूं। क्या ऑपरेशन लगाता हूं, C3 गोज टू C3 माइनस C1, C3 गोज टू C3 माइनस C1। तो ये क्या हो जाएगा, 0 z माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये दो ऑपरेशन लगाए, इससे डिटरमिनेंट इस तरह से कुछ हो गया है। देखो दो जीरो तो बन चुके हैं, तो अगर आप इसके बाद अगर इसके थ्रू ओपन कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। नहीं तो एक और तरीका है कि ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड। ठीक है, और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो इस कॉलम से
इस कॉलम से y माइनस जेड कॉमन आ सकता है, देखिए 0, ये तो कोई चिंता करनी नहीं है। तो y माइनस जेड कॉमन निकाल लिया, कहां से? सेकंड कॉलम से। और यहां से क्या कॉमन निकाल लिया? z माइनस एक्स। तो यहां से z माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा? z प्लस एक्स। ठीक है, तो इधर z माइनस एक्स भी कॉमन निकाल लिया। सो अब हम डिटरमिनेंट ओपन कर देते हैं। तो देखिएगा y माइनस जेड, z माइनस एक्स। अब डिटरमिनेंट ओपन करना बहुत आसान है, क्यों? ये दोनों तो 0 हो गए, इस रो के अलोंग ओपन कर दें, तो 1 इंटू जेड प्लस एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस जेड, तो x माइनस वाई आ गया। तो y माइनस जेड, z माइनस एक्स एंड x माइनस वाई, यही प्रूव करना था। तो देखो कि हमने कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इसको इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।